लोगों ने स्टार्ट किया था टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, दैट इज यूनिट नंबर 3, जिसके अंदर हम तक कवर कर चुके हैं व्हाट आर द बेसिक टेस्ट इनपुट सिग्नल, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द रिस्पॉन्स ऑफ अवर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अब तक हमने बात की है फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए, जहां पे हमने उसका यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स देखा है, जब इनपुट पे यूनिट स्टेप इनपुट अप्लाई किया जाता है, यूनिट स्टेप फंक्शन अप्लाई किया जाता है, या रैंप रिस्पॉन्स हम लोगों ने देखा है जहां पे हम इनपुट यानी RS को 1/s² पुट करते हैं रैंप इनपुट फंक्शन के लिए, और हमने इंपल्स रिस्पॉन्स भी देखा है जब इनपुट जो है वो इंपल्स फंक्शन अप्लाई किया जाता है ऑन योर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो चाहे आपको टाइम रिस्पॉन्स पूछा जाए फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए विद रिस्पेक्ट टू एनी इनपुट, या आपसे डायरेक्टली पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स, रैंप रिस्पॉन्स या इंपल्स रिस्पॉन्स, तो इनका मतलब ये हो जाता है कि यहाँ पे इनपुट सिग्नल कौन सा अप्लाई किया जा रहा है, कौन सा डिफरेंट इनपुट सिग्नल है जिसके बेस पे आपको सिस्टम रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना है, राइट। नाउ इन दिस लेक्चर हम लोग बात करने वाले हैं द सेम टॉपिक, दैट इज टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस, सेम यूनिट हमारी चल रही है, और इसमें हम लोग देखेंगे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। जी हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस यूनिट से जो मोस्टली क्वेश्चन पुटअप होता है वो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम से होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, सेकेंड ऑर्डर सिस्टम क्या है? जैसे कि हम लोगों ने देखा था फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में, इफ यू रिमेंबर द लास्ट लेक्चर, तो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में मैंने आपको बताया था कि जीएस और एचएस की अपनी स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स हो जाती है। अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर की बात करूं तो जीएस की वैल्यू हमने वहां पे फिक्स की थी 1/ST और एचएस होता है 1, दैट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। वहीं पे अगर आप सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की बात करें तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में नाउ जीएस इज ω(n²) डिवाइडेड बाय s इंटू s प्लस 2, this is function is zeta, this is called zeta omega n, right, where zeta को हम बोलते हैं यहाँ पे zeta is called damping factor या damping ratio, that is called damping factor और damping ratio, और ओमेगा n is called, ओमेगा n को बोलते हैं, ओमेगा is frequency and n stands for natural frequency of oscillation, natural frequency of oscillations। ये वर्ड मैं यहाँ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप इस पे आगे करेंगे तो वहां पे न्यूमेरिकल्स में इनको डैम्पिंग फैक्टर के नाम से ही बोला जा सकता है। यूके आपको क्वेश्चन में आ सकता है कैलकुलेट डैम्पिंग फैक्टर, या आपको क्वेश्चन में पूछा सकता है कैलकुलेट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, तो इसलिए आपको इनके नाम भी पता होने चाहिए। तो एक सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के अंदर ये बाय डिफॉल्ट है आपका, आप स्टैंडर्ड फंक्शन की भी बात कर रहे हैं कि जीएस अगर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में है तो सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ω(n²) डिवाइड बाय s इंटू s प्लस 2 जीटा ω(n), और hs की वैल्यू यहाँ पे 1 है, राइट। hs इसमें भी यूनिटी फीडबैक है जैसा हमने फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम में लिया था। नाउ व्हाई आई एम कॉलिंग इट सेकेंड ऑर्डर, बिकॉज जो आप इसका ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करेंगे उसमें मिनिमम जो नीचे की साइड यानी जो डिनोमिनेटर पोर्शन बनेगा उसमें मिनिमम 2 पोल रिप्रेजेंट होंगे, दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग इट सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। तो चलिए देखते हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम जो मैं अभी बात कर रहा था इसका ट्रांसफर फंक्शन क्या आने वाला है। सो अगर मैं आपसे बोलूं ट्रांसफर फंक्शन आपको इस सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए कैलकुलेट करना है जिसमें जीएस हो गया दिस एंड एचएस की वैल्यू 1 हो गई। सो नाउ दिस इज अ क्लोज लूप सिस्टम, और यहाँ पे एक फीडबैक पाथ रूल आप देख रहे हो लग सकता है, जिसकी वजह से हमारा फॉर्मूला आता है GS अपॉन 1 प्लस GS HS, बिकॉज यहाँ पे है नेगेटिव फीडबैक। तो अगर मुझे सिस्टम का ट्रांसफर फंक्शन चाहिए तो CS अपॉन RS अगर मैं कैलकुलेट करूं तो दैट विल बी इक्वल टू GS की वैल्यू ω(n²) डिवाइडेड बाय s इंटू s प्लस 2 जीटा ω(n) डिवाइडेड बाय 1 प्लस ω(n²) डिवाइडेड s इंटू s प्लस 2 जीटा ω(n) मल्टीप्लाई बाय 1। अगर इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बेसिकली वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई होगी तो ये हो जाएगा ω(n²) डिवाइडेड बाय s² प्लस 2 जीटा ω(n)s प्लस ω(n²). ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन फॉर अ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, जिसको कि आप इस पूरी यूनिट में आगे क्योंकि सेकेंड ऑर्डर बेस्ड ही है तो पूरी यूनिट में इसी सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की बात मैं करने वाला हूं। यही ट्रांसफर फंक्शन बहुत बार कॉल होगा, तो इसलिए आप बिल्कुल याद कर लीजिए अगर सेकेंड ऑर्डर सिस्टम है तो उसका ट्रांसफर फंक्शन है ω(n²) डिवाइडेड बाय s² प्लस 2 जीटा ω(n)s प्लस ω(n²), राइट। तो दिस इज द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम। अगर आपको 2 मार्क्स में कहीं पूछ लिया जाए कैलकुलेट द ट्रांसफर फंक्शन ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम, तो ये सिंपल से आपको काम करना है, आपको सेकेंड ऑर्डर सिस्टम शो करना है, देन GS HS की स्टैंडर्ड वैल्यू को पुट करते हुए वी कैन कैलकुलेट ट्रांसफर फंक्शन, राइट।
अब ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नाउ अगर मैं कहता हूं मुझे टाइम रिस्पांस कैलकुलेट करना है, आपने ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट कर लिया है, तो टाइम रिस्पांस यानी रिस्पांस ऑफ द सिस्टम कैलकुलेट करने के लिए आई वांट टू नो दिस इनपुट आरएस की इस इनपुट को आप क्या रखना चाह रहे हैं. सो यहां पे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए जो हम डेरिवेशन करेंगे वो केवल और केवल यूनिट स्टेप इनपुट के लिए है, अदर देन इनपुट के लिए नहीं करेंगे, बिकॉज यूनिट स्टेप इनपुट ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है. राइट बाकी के लिए आप ट्राई करने के लिए कोई भी ट्राई कर सकते हो, आप रैम जा सकते हो, इंपल्स जा सकते हो, नो डाउट, मैं कोई बंदिश नहीं लगा रहा हूं, बट मेरा क्योंकि टारगेट होता है मैं मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट चीजें ही यहाँ पे डिस्कस करता हूँ, या जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन पे ही एम्फेसिस देता हूँ. तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम जो आता है विद रिस्पेक्ट टू यूनिट स्टेप इनपुट ही आता है, और जो पूरी यूनिट आप आगे देखेंगे उसमें स्टेप रिस्पॉन्स पे ही बेस्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम की आगे की एनालिसिस बेस्ड है. तो सारा का सारा बेस यही है सेकेंड यूनिट स्टेप इनपुट. राइट सो नाउ अगर मैं इसका रिस्पॉन्स कैलकुलेट करना चाहता हूं यूनिट स्टेप इनपुट के लिए, तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? जी हां, फॉर यूनिट स्टेप इनपुट आर एस इज इक्वल टू 1 अपॉन एस. राइट तो आर एस की जगह 1 अपॉन एस रखेंगे, तो जब आर एस 1 अपॉन एस होगा तो दिस फंक्शन रिटर्न एज सी ऑफ एस इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय एस इंटू एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर. राइट अब करना है मुझे इसका पार्शियल फ्रैक्शन, जिससे कि मैं इसका इनवर्स लाप्लास कर सकूं और मुझे कैलकुलेट हो जाएगा उसके बाद सीटी. अल्टीमेटली प्रोसेस तो वही है. सो इनवर्स लाप्लास करना है, जिसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? पार्शियल फ्रैक्शन. तो यहां पे पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करेंगे? इस फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन करने का मतलब है दैट इज इक्वल टू ए अपॉन एस प्लस बी एस प्लस सी. यहां पे दो फैक्टर है ना, बिकॉज नीचे एस स्क्वायर की टर्म है, तो इसलिए यहां पे ऊपर लिखते हैं बी एस प्लस सी एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर. राइट तो पार्शियल फ्रैक्शन करने का जो रूल है वही सेम रूल मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है कि सिंगल एक तरह से पोल है, नीचे की तरफ फैक्टर है, तो आपने यहाँ वेरिएबल ए लिखा है. अगर यहाँ पे डबल फैक्टर है, आपके डबल पोल्स हैं, तो एक तरह से आपने यहाँ पे बी एस प्लस सी लिया है. नाउ अब वही बेसिक स्टेप जो हमने अभी तक सीखा है, क्या कि हम यहाँ पे क्या लगाएंगे? हम यहाँ पे लगाएंगे एलसीएम. तो टेक एलसीएम, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएगा. सो इन द राइट हैंड साइड इट बिकम्स ओनली ओमेगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय दिस फैक्टर, तो हो जाएगा ए ओमेगा एन स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस इंटू ए प्लस ए एस स्क्वायर प्लस नाउ बी एस प्लस सी इंटू एस, तो ये हो जाएगा बी एस स्क्वायर प्लस सी ऑफ एस. उसके बाद आप कंपेयर करते हो, यहाँ पे हाईएस्ट पावर किस फैक्टर की है? हाईएस्ट पावर है एस की, एस स्क्वायर. तो यहाँ एस स्क्वायर की टर्म कंपेयर करेंगे, एस टू द पावर 1 की टर्म कंपेयर करेंगे, एस टू द पावर 0 की टर्म कंपेयर करेंगे, सो दैट वी गेट 3 इक्वेशंस, और उन 3 इक्वेशंस को सॉल्व करके मुझे ए बी सी की वैल्यू मिल जाएगी. तो लेट्स स्टार्ट. तो ये हमने लिख ली लाइन फॉर मल्टीप्लीकेशन आफ्टर मल्टीप्लीकेशन टेकिंग एलसीएम. तो जब मैं एस स्क्वायर की टर्म कंपेयर करूंगा तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे कोई नहीं है, तो दैट इज 0. ऑन द राइट हैंड साइड मेरे पास एस स्क्वायर का टर्म है ए और यहाँ पे एस स्क्वायर का टर्म है बी. तो हियर इट इज ए एंड बी, तो ए प्लस बी, दिस इज माई फर्स्ट इक्वेशन. राइट उसके बाद आप देखें एस के टर्म मुझे कंपेयर करने हैं. नेक्स्ट एस टर्म कंपेयर किया, अगेन लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नहीं है, 0. यहाँ पे एस का टर्म है 2 जीटा ओमेगा एन ए, तो दिस इज 2 जीटा ओमेगा एन ए, और अदर एस का टर्म है सी, तो ये आ गया आपका प्लस सी. एंड द लास्ट आपको एस टू द पावर 0 यानी कि कांस्टेंट टर्म कंपेयर करने हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे आपका हो गया ओमेगा एन स्क्वायर, और राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट कौन है? राइट हैंड साइड पे कांस्टेंट है ए ओमेगा एन स्क्वायर, दिस इज अ कांस्टेंट टर्म, इसमें पावर एस की पावर 0 है. राइट तो राइट हैंड साइड पे आपका आ गया ए ओमेगा एन स्क्वायर. तो फ्रॉम दिस थर्ड इक्वेशन वी गॉट टू नो दैट ए इज इक्वल टू 1, और अगर a इज इक्वल टू 1 है तो आप इस फर्स्ट इक्वेशन से देख सकते हैं b इज इक्वल टू माइनस ए यानी कि -1 हो जाएगा, और अगर a इज इक्वल टू 1 है तो फ्रॉम दिस इक्वेशन c इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस ऑफ 2 जीटा ओमेगा n. तो ये सिंपली वही जो अभी तक हम करते आ रहे हैं, इससे ज्यादा मैंने बताया था लाप्लास इनवर्स की आपको केवल पार्शियल की जरूरत पड़ने वाली है, और क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड डेरिवेशन है तो आप इन वैल्यूज को चेंज भी नहीं कर सकते. मींस हमेशा जब भी आप ड्राइव करोगे, जब भी आप सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए यूनिट स्टेप रिस्पांस कैलकुलेट कर रहे हैं इस पर्टिकुलर जनरलाइज सिस्टम के लिए, स्टैंडर्ड सिस्टम के लिए, तो हमेशा यही स्टेप रहने वाले हैं. मतलब ए बी सी की वैल्यू फिक्स्ड हो गई. राइट नाउ अब अगर मैं ए बी सी की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूं तो क्या बन जाएगा? यहाँ बन जाएगा 1 बाय एस प्लस बी की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ 2 जीटा ओमेगा एन एस, सी की वैल्यू हो गई माइनस ऑफ
सॉरी मैंने गलत लिख दिया, a की वैल्यू है 1/s माइनस b की वैल्यू है -1, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस ऑफ s और c की वैल्यू -2 जीटा ओमेगा n डिवाइडेड बाय दिस कंप्लीट वैल्यू ओमेगा n स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n s प्लस s स्क्वायर, राइट, सेम वैल्यू। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस माइनस साइन को अगर मैं दोनों में कॉमन कर दूं तो माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, दिस कैन बी रिटन एज s प्लस 2 जीटा ओमेगा n डिवाइड बाय दिस कंप्लीट वैल्यू, राइट। सो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा द वैल्यू बिकम्स लाइक दिस, ओमेगा n स्क्वायर डिवाइड बाय दिस इज इक्वल टू a बाय s प्लस bs प्लस c, दिस वैल्यू थी। तो यहाँ पे जैसे ही मैं वैल्यू रिप्लेस करूंगा तो दिस विल बिकम a इज इक्वल टू 1 है, तो ये 1 हो गया, और यहाँ माइनस साइन आपने कॉमन कर दिया, b की वैल्यू थी 1 और c की वैल्यू हो गई प्लस 2 जीटा ओमेगा n डिवाइडेड बाय ओमेगा n स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा n s प्लस s स्क्वायर, राइट। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करना है इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो अब इनवर्स करने के लिए 1/s तो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये जो बाद वाला फंक्शन है ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है कि मैं इसका लाप्लास इनवर्स ले सकूं। तो अब मैं इसका लाप्लास इनवर्स कैसे लूंगा, लाप्लास इनवर्स लेने के लिए आई नीड सम मॉडिफिकेशन ओवर हियर। सो इफ यू रिमेंबर हम यहाँ पे करते हैं नीचे वाले पार्ट के फैक्टराइज, क्योंकि दो पार्ट है ना, एस स्क्वायर की टर्म यहाँ पे बन रही है, तो मुझे इसे करना है फैक्टराइजेशन, बट ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो मैं पहले इसे बनाऊंगा परफेक्ट स्क्वायर। अब इसे कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते थे, यहाँ पे टर्म है, देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन एस प्लस ओमेगा एन स्क्वायर, राइट। मैं केवल इसको फैक्टराइज कर रहा हूं, तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, यहाँ पे जो 2 जीटा ओमेगा एन वाली टर्म होती है, यानी एस वाली टर्म होती है, उसका हाफ मतलब कितना हो गया, एस प्लस इसका हाफ कितना हो गया, जीटा ओमेगा एन, एस प्लस जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर, राइट। तो जो s वाला टर्म है उसके कोफिशिएंट का हाफ किया, s में एड ऑन कर दिया, तो टर्म बनती है s प्लस जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर। अगर आप इस होल स्क्वायर को एक्सपैंड करो तो आपको क्या क्या मिलेगा, आपको मिलेगा s स्क्वायर, राइट, यहाँ पे है, आपको मिलेगी एक टर्म प्लस 2ab, तो 2ab का मतलब हो गया 2 जीटा ओमेगा एन s, ये भी यहाँ पे अवेलेबल है, बट एक टर्म मुझे मिलती है बी स्क्वायर यानी जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर, एक टर्म ये भी तो मिलेगी ना इसे एक्सपेंड करने पे, जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर, यानी कि मुझे वो इसमें से माइनस करना पड़ेगा, माइनस जीटा स्क्वायर ओमेगा एन स्क्वायर। अब ये टर्म जो बनी, अब ये टर्म आपकी इन दो टर्म के इक्विवेलेंट रिप्लेसमेंट हो रहा है, राइट। तो एस स्क्वायर प्लस 2 जीटा ओमेगा एन को मैंने कैसे लिखा, जो एस का कोफिशिएंट है उसे हाफ किया, उसे इस परफेक्ट स्क्वायर में ऐड ऑन कर दिया, और जो मेरी टर्म एक्स्ट्रा बन रही है उसे मैंने यहाँ पे सबट्रैक्ट कर दिया, राइट। अब ये जो प्लस ओमेगा एन स्क्वायर है ये अपनी जगह पे एज इट इज आ जाएगा, तो प्लस ओमेगा एन स्क्वायर एज इट इज, राइट। सो वी आर कन्वर्टिंग दिस फैक्टर, दिस पॉलिनोमियल इनटू द परफेक्ट स्क्वायर, और ये परफेक्ट स्क्वायर में बदलने का मेथड होता है। अब अगर आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो दिस कैन बी रिटन एज s प्लस जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर एज इट इज, और ये दोनों वैल्यू जो यहाँ पे हैं आप इन्हें क्लब कर सकते हैं, और इनको क्लब करने का मतलब है मैं ओमेगा एन स्क्वायर को अगर यहाँ पे कॉमन कर दूं तो ये बच जाएगा 1 माइनस जीटा स्क्वायर, राइट। सो ये जो मैं डिनोमिनेटर पे काम कर रहा हूं, ये डिनोमिनेटर बेसिकली मैं ऐसे दिखा रहा हूं, बट आपको हर एक स्टेप में केवल डिनोमिनेटर को अपडेट करते जाना है, जो कि आप फाइनली यहां तक पहुंच जाएंगे। अब इसके बाद भी मैं इसको फर्दर रिड्यूस कर सकता हूं कि ये जो यहां पे एक फॉर्मूला बन के आया है ओमेगा एन स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट दिस इज लेट ओमेगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा एन स्क्वायर 1 माइनस जीटा स्क्वायर, वेयर ओमेगा डी क्या है, ओमेगा डी इज कॉल्ड डी फॉर डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। ओमेगा एन क्या था, एन फॉर नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन, और डी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डैम्प्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑक्सीलेशन। तो अगर न्यूमेरिकल केस में कहीं आपको ओमेगा डी कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो दैट इज द फॉर्मूला जो हमने यहाँ पे ओमेगा डी के लिए कैलकुलेट किया। ओमेगा डी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ओमेगा डी का फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा एन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, राइट। यानी कि अब अगर मैं इस फैक्टर को मोर सिंप्लीफाइड वे में लिखूं तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा इस फैक्टर को कि 1 अपॉन एस अपनी जगह पे चल रहा था, यहां माइनस था और यहां ऊपर था एस प्लस 2 जीटा ओमेगा एन, और नीचे जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो मुझे मिल गया ओमेगा, वो मुझे मिल चुका है एस प्लस जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर, राइट। हम इतने पोर्शन तक पहुंच गए, क्लियर है। सो इनवर्स लाप्लास करने के लिए मुझे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए मैंने यहां पे इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले किया फैक्टराइजेशन।
अब अगर आप देखेंगे तो ये पार्ट दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, 1/s से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिस कैन बी रिटन एज s प्लस जीटा ओमेगा n, जिसके अपॉन में पूरा फैक्टर आ जाएगा s प्लस जीटा ओमेगा n होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर। और इसी टू जीटा ओमेगा एन को अगर मैं ऐसे लिख लेता जीटा ओमेगा एन प्लस जीटा ओमेगा एन, तो एक फैक्टर तो ये हो गया s प्लस जीटा ओमेगा एन के अपॉन में, और दूसरा फैक्टर इसी तरह से माइनस जीटा ओमेगा एन डिवाइडेड बाय s प्लस जीटा ओमेगा एन होल स्क्वायर प्लस ओमेगा डी स्क्वायर, राइट। अब अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म याद आ रहा हो तो ये तो हमें पता है, दिस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यूटी, बट इफ यू रिमेंबर ये किसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म है? जी हाँ, दो फॉर्मूले होते थे, इफ यू रिमेंबर, e टू द पावर माइनस ऑफ ए टी देन कॉस बी टी, ई टू द पावर माइनस ऑफ ए टी कॉस बी टी। तो इसमें होता है क्या, b अपॉन, not b upon, this is s plus a divided by s plus a whole square plus b square, राइट। ये फॉर्मूला था। तो अगर आप इस फॉर्मूले से इसको कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे ये डायरेक्टली इस फॉर्म में आ चुका है कि मैं इसका इनवर्स ले सकूं। यहाँ पे a की जगह क्या है, यहाँ पे a की जगह है जीटा ओमेगा n, तो a इज रिप्लेस बाय जीटा ओमेगा n, और b की जगह क्या है, b की जगह है ओमेगा d, राइट। तो ये फॉर्मूला होता था। ऐसे ही एक फॉर्मूला साइन में भी होता था। साइन का फॉर्मूला क्या होता था, e टू द पावर माइनस ए टी साइन बी टी अगर आपके पास है तो दैट इज गिवन एज b डिवाइडेड बाय s प्लस a होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, s प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे s प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो बन रहा है, बट ऊपर क्या नहीं मिल रहा मुझे, ऊपर b नहीं मिल रहा, जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ओमेगा d है ना b की वैल्यू, तो यहाँ पे जीटा ओमेगा n है। तो इस फॉर्मेट, ये जो सेकंड फैक्टर है, मुझे इस फैक्टर पे अभी काम करना है, ये अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया, राइट। सो दैट मीन्स मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या हुआ, मैंने इसे ब्रेक डाउन कर लिया था, हमने इसे ब्रेक डाउन कर लिया 1/s माइनस एस प्लस जीटा ओमेगा एन दिस माइनस जीटा ओमेगा एन दिस। ये हमारा फैक्टर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका, ये फैक्टर स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका, बट ये नहीं आया था। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऊपर क्या बनाना है, मुझे ऊपर बनाना है b अपॉन एस प्लस ए होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ऊपर भी b चाहिए ना, तो b से ही मल्टीप्लाई और b से ही डिवाइड, यानी मैंने ओमेगा d से मल्टीप्लायर और ओमेगा d से ही डिवाइड कर दिया। तो अल्टीमेटली ये जो फैक्टर बनेगा ये आपका डायरेक्टली इनवर्स हो सकता है, मतलब अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, राइट। तो एक्स्ट्रा फैक्टर यहाँ पे क्या बन गया, जीटा ओमेगा एन डिवाइड बाय ओमेगा डी। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा था, ओमेगा डी की वैल्यू क्या थी, ओमेगा डी की वैल्यू थी ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। तो अगर आप ओमेगा डी की जगह वैल्यू रिप्लेस कर दें ओमेगा एन अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर, तो ओमेगा एन से ओमेगा एन कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं इसे ऐसे ओमेगा एन, तो ओमेगा एन से ओमेगा एन कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बच जाएगा जीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर। अब ये फैक्टर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुका है, दिस इज कॉल्ड द पार्शियल फ्रैक्शन स्टेप, कि पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद हमने इसे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, सो दैट वी कैन इजिली टेक द इनवर्स लाप्लास। अब आप यहाँ पे लास्ट लाइन लिखोगे, टेकिंग इनवर्स लाप्लास व्हाट वी गेट, 1/s का इनवर्स हो गया 1, ये हो गया s प्लस जीटा ओमेगा एन ऊपर, तो ये हो गया e टू पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी s प्लस ए की जगह, और दूसरा b है तो दैट इज कॉस ओमेगा डी टी, और माइनस ये एज इट इज कांस्टेंट बिकॉज ये इसका कुछ नहीं होना, जीटा डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर। इस फंक्शन का हमारे पास लाप्लास इनवर्स होता है, दैट इज व्हाट, e टू द पावर जीटा ओमेगा एन टी, ये तो रहेगा e टू द पावर माइनस ए टी, और साइन बी टी, तो b की जगह क्या आ गया, ओमेगा डी। तो ये आपकी वैल्यू बन के आ गई इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म, राइट। अब अगर आपसे पूछा जाता है टाइम रिस्पॉन्स ऑफ सेकंड ऑर्डर सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू यूनिट स्टेप इनपुट, तो आपने टाइम रिस्पॉन्स कैलकुलेट कर लिया है, बट इसको थोड़ा और रिफाइन करते हैं ताकि हमारा जो लास्ट फॉर्मूला आया है ये और थोड़ा सा शॉर्ट हो जाता है, राइट। तो मैं इसमें क्या मॉडिफिकेशन कर सकता हूं, क्या कांस्टेंट ले सकता हूं, उन चीजों से मैं थोड़ा सा रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा। सो लेट अस टेक अ कॉमन पार्ट, e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी और e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी यहाँ पे कॉमन है, तो मैं इन दोनों में क्या करूंगा, e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी को कॉमन कर दूंगा, ठीक। अब जब आप इसे कॉमन करेंगे तो इसके साथ साथ सपोज हमने अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर को भी कॉमन कर दिया, अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर को भी कॉमन कर दिया और माइनस को कॉमन कर दिया, तो यहाँ पे आपके पास बच जाएगा, ये अंदर वाला साइन हो जाएगा प्लस, और ये यहाँ से अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ जाएगा, राइट। मैं यहाँ पे कॉमन कर रहा हूँ e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी को, तो ये e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, ये कॉमन हो गया, माइनस साइन कॉमन लिया इसलिए प्लस हो गया, और 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर को भी कॉमन किया, तो ये वाला पोर्शन यहाँ से कट के एज एन एलसीएम यहाँ आ जाएगा, क्लियर। सो हमने किया e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी को कॉमन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस जीटा स्क्वायर, तो आपका अंदर बच जाएगा ये फैक्टर, ठीक है।
अब इस फैक्टर में नाउ अगेन यहां पे लेट है, बट ये फॉर्मूले आपके कहीं पे भी यूज हो जाएंगे कि लेट जीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ फाई, लेट जीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ फाई। तो कहीं पे भी ये फॉर्मूला आप कॉल कर सकते हो कि जीटा इज इक्वल टू कॉस फाई के बराबर होता है। दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्मूला, स्टैंडर्ड रिलेशन, राइट। तो यहां हम लेट कर रहे हैं लेट जीटा इज इक्वल टू कॉस फाई, तो अगर अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर है, दैट मींस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर फाई, तो एज पर ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन दिस इज इक्वल टू साइन फाई। तो दैट मींस ये जीटा आपका रिप्लेस हो जाएगा कॉस फाई से और अंडर रूट 1 माइनस जीटा स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा साइन फाई से। तो अल्टीमेटली ये जो इक्वेशन है ये आपको एक फॉर्मूला बना देगी साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, दैट मींस साइन a प्लस बी, ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन साइन a प्लस बी। तो फाइनली जो आपको याद रखना है, आउटपुट रिस्पॉन्स ऑफ द सेकेंड ऑर्डर सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू यूनिट स्टेप इनपुट इज ct इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस जीटा ओमेगा एन टी डिवाइड बाय नोट 1 माइनस जीटा स्क्वायर साइन ओमेगा dt प्लस फाई। दिस इज द लास्ट एक्सप्रेशन जो स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन है जिसके बेस पे ही हम आगे सारी कैलकुलेशन करेंगे, बिकॉज जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था अब जो आगे की पूरी यूनिट है वो इसी सेकेंड ऑर्डर पे बेस्ड है, मतलब आधे से ज्यादा यूनिट। तो यहां पे सेकेंड ऑर्डर सिस्टम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रूफ मोस्ट ऑफ द टाइम, अगर मैं कहूं मतलब अभी तक कंट्रोल किया, अगर आप सपोज 10 पेपर हुए हैं तो 10 में से 10 में लगभग ये क्वेश्चन पुटअप हुआ है। तो इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी 100% होती है। एक बार ऐसा ही पेपर आया था कि उसमें कुछ नहीं समझ में आ रहा था, बट ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन ने पास कराया था, right? So time response of second order system is very important with respect to unit step input. अब चाहें तो आप इसे यूनिट इंपल्स या रैम्प के लिए ड्राइव कर सकते हैं, बट अगर आप देखोगे कि हमने जब मतलब केवल इनपुट रिस्पॉन्स लिया था, स्टेप रिस्पॉन्स लिया था, तब हमारी कैलकुलेशन इतनी लेंदी हो गई। तो अगर आप स्टेप या इंपल्स में जाओगे, इंपल्स तो फिर भी सही है, बट अगर आप रैम्प में जाओगे तो इट विल बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। दैट्स वाई हमारा जो मोस्टली क्वेश्चन पुटअप होता है वो यूनिट स्टेप तक के लिए होता है, right? So now standard you will get ct is equal to 1 minus e to the power minus zeta omega n under root of 1 minus zeta square sin omega dt plus phi, right? अब यहाँ पे एक और चीज बहुत बार पूछ ली जाती है, लाइक अ शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, कि सिस्टम क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अ डैम्पिंग फैक्टर, कि डैम्पिंग फैक्टर जो है इसके बेस पे आप सिस्टम को कैसे क्लासिफाई कर रहे हो, सिस्टम किस तरह से डैम्पिंग फैक्टर के बेस पे डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। तो ये जो हमने डेरिवेशन किया है, जिसे मैं बाय डिफॉल्ट बोलता हूं कि ये आपका बाय डिफॉल्ट रिस्पॉन्स है सेकेंड ऑर्डर, जहां भी हम बात करेंगे, दैट इज द अंडर द कैटेगरी दिस वन, दिस इज कॉल्ड अंडर डैम सिस्टम, जहां पे आपका डैम्पिंग फैक्टर की वैल्यू होगी 0 से ज्यादा बट लेस देन 1। इसका मतलब होता है अंडर डैम सिस्टम का मतलब कि हमारा जो ऑक्सीलेशन है, मतलब इसका जो सिस्टम का ऑक्सीलेशन होगा वो कुछ ऐसा आएगा कि डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। दैट इज द ऑक्सीलेशन फैक्टर, के अंत में ये अपनी एट लास्ट ये एक स्टडी स्टेट, मतलब स्टडी वैल्यू को अचीव कर रहा है, राइट? तो जीटा का मतलब ये होता है, जीटा किस तरह से क्लासिफाई होता है। अगर हम बोले जीटा इज इक्वल टू 0, तो जीटा इज इक्वल टू 0 का मतलब है सिस्टम की कैटेगरी हो जाएगी अनडैम्प्ड, मींस सिस्टम में कोई ऑक्सीलेशन नहीं है। आप ये भी कह सकते हो बेसिकली ऑक्सीलेशन जो है वो जनरेट नहीं हो रहा है, दिस इज अ कांस्टेंट रिस्पांस, राइट? कांस्टेंट रिस्पांस अंडर अनडैम्प्ड सिस्टम। वहीं पे अगर जीटा इज इक्वल टू 1 है, तो जीटा इज इक्वल टू 1 का मतलब हो जाता है क्रिटिकली डैम्प्ड, मींस ऑक्सीलेशंस आर कांस्टेंट, इनका एम्पलीट्यूड ना इंक्रीज होगा ना ही डिक्रीज होगा, दिस इज अ कांस्टेंट एम्पलीट्यूड। और अगर जीटा ग्रेटर देन 1 है तो दैट सिस्टम इज कॉल्ड ओवर डैम्प्ड, मतलब आपका रिस्पॉन्स जो होगा वो इंक्रीज ऑर्डर में होगा, यानी कि आपका आउटपुट क्या होने वाला है, आपका आउटपुट होने वाला है अनस्टेबल, क्योंकि आउटपुट बढ़ता ही जा रहा है। तो जैसे जैसे टाइम डोमेन बढ़ता जाएगा, आउटपुट बढ़ता जाएगा, एट लास्ट यू गॉट अ ब्रेकडाउन। या ये कह सकते हैं जब टाइम t इज इक्वल टू इन्फिनिटी होगा तो आउटपुट भी इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि आपका अनस्टेबिलिटी होती है, राइट? सो अगर आपको गलती से क्वेश्चन कहीं पूछ लिया जाए कि सिस्टम क्लासिफिकेशन या अंडर डैम्प्ड, ओवर डैम्प्ड, क्रिटिकली डैम्प्ड का मतलब क्या होता है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ जीटा, दीज आर द सिस्टम कैटेगरी, राइट? अब इसमें क्वेश्चन में ट्विस्ट देने के लिए पेपर टाइम में थोड़ा सा सब्जेक्टिव चेंज कर दिया जाता है। अभी तक हमने जो प्रूव किया है, ये जो रिस्पॉन्स हमने ड्राइव किया है, ये मैंने किस कैटेगरी के लिए ड्राइव किया है, ये मैंने ड्राइव किया है इस अंडर डैम कैटेगरी के लिए, जहां पे जीटा की वैल्यू क्या है, जीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेस देन 1 है। बट हो सकता है, दिस इज अ बाय डिफॉल्ट अंडर डैम सिस्टम, दिस इज बाय डिफॉल्ट, बट हो सकता है आपको क्वेश्चन पेपर में बोले कि आपको सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का टाइम रिस्पॉन्स ड्राइव कीजिए या यूनिट स्टेप रिस्पॉन्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर सिस्टम ड्राइव कीजिए, और सेकेंड ऑर्डर सिस्टम में भी वो क्लासिफिकेशन दे दे
अनडैम्प्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए ड्राइव कीजिए, अनडैम्प्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए ड्राइव कीजिए, तो आपका डेरिवेशन बिल्कुल डिक्टो सेम टू सेम आएगा। केवल इस लास्ट स्टेप पर आकर आपको यहां पे जीटा की इक्वल्स टू वैल्यू क्या कर देनी है, जीटा की वैल्यू 0 कर देनी है। तो जैसे ही आप यहां पे जीटा की वैल्यू 0 करेंगे तो यहां पे आपका जीटा की वैल्यू 0 होने से ये बन जाएगा 1, और यहां पे e की पावर 0 का मतलब हो जाएगा 1, तो यानी कि मेरे पास ये बचेगा 1 माइनस साइन ओमेगा डी टी प्लस फाइव, राइट। अब हमने पढ़ा था फाई इज इक्वल टू क्या है, कॉस ऑफ, सॉरी जीटा इज इक्वल टू क्या है, कॉस ऑफ फाई। तो अगर जीटा की वैल्यू आप 0 कर रहे हो तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स 0, यानी फाई की वैल्यू हो जाएगी पाई बाय 2, राइट। अगर जीटा की वैल्यू, जीटा का फॉर्मूला हमने माना है जीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ फाई, तो जीटा की वैल्यू हम 0 कर रहे हैं तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स ऑफ 0, और कॉस इनवर्स 0 की वैल्यू क्या हो गई, पाई बाय 2, तो यानी यहां पे आ जाएगा साइन ओमेगा डी टी प्लस पाई बाय 2 का मतलब 90 डिग्री, और जब 90 डिग्री होता है तो ये सिंपली हो जाएगा कॉस ऑफ थीटा, यानी कॉस ऑफ ओमेगा डी टी। तो ये आपका रिस्पॉन्स हो जाएगा इन केस ऑफ अनडैम्प्ड सिस्टम 1 माइनस कॉस ओमेगा डी टी। दैट मीन्स अ कांस्टेंट, मतलब आपको एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गई, वो चेंज ही नहीं होगी, राइट। दिस इज कॉल्ड अनडैम्प्ड रिस्पॉन्स, ठीक। तो इस तरह से अगर गलती से आपके क्वेश्चन में मेंशन आ जाए कि आपको अनडैम्प्ड सिस्टम के लिए रिस्पांस कैलकुलेट करना है या अंडर डैम्प के लिए करना है, तो ये बेसिक प्रोसेस आप यहां तक पूरा कर सकते हैं। उसके बाद अनडैम्प के केस का फर्दर आप इसमें ऐड ऑन कर दीजिए अगर आपसे अनडैम्प्ड के लिए पूछा जाता है तो। सिमिलरली अगर मैं बोलूं मुझे क्रिटिकली डैम्प के लिए करना है, अगर क्वेश्चन में उसने बोला कि आपको सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का रिस्पांस क्रिटिकली डैम्प्ड सेकेंड ऑर्डर सिस्टम के लिए कैलकुलेट करना है स्टेप रिस्पांस, इस केस में आप ये काम नहीं कर सकते जो हमने अनडैम्प के लिए किया कि हम इस इक्वेशन में जीटा इज इक्वल टू 1 पुट कर दें। अगर मैं यहां जीटा इज इक्वल टू 1 पुट कर दूंगा तो 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, 0 का मतलब समथिंग डिवाइड बाय 0 इंफिनिटी, मेरा रिस्पॉन्स यहां पे इनफाइनाइट हो जाएगा, तो यहां पुट नहीं करना है। इस पर्टिकुलर केस में, क्रिटिकली डैम्प के केस में, आपको वापस अपनी स्टैंडर्ड यहीं पे जाना पड़ेगा फ्रॉम द फर्स्ट पॉइंट, और इस फर्स्ट पॉइंट से ही आप जीटा की वैल्यू को यहां पे 1 से रिप्लेस कर देंगे, तो यहीं से आपका जीटा आपके सारे उसमें से खत्म हो जाएगा। यानी जो मेरा यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन आया था, उस पार्शियल फ्रैक्शन में वैल्यू हमने लिखी थी s प्लस जीटा ओमेगा n, तो यहीं पे आपका जीटा हर जगह से खत्म होता चला जाएगा, आपका जीटा यहाँ कहीं पर रहेगा ही नहीं। मतलब स्टेप्स तो ऐसे ही आएंगे बट जीटा खत्म हो जाएगा। तो एक्चुअल जब आप लास्ट में पहुंचोगे तब आपको अपने आप आंसर में डिफरेंस पता चल जाएगा कि वो जो रिस्पॉन्स आएगा वो इनफाइनाइट नहीं है, बट अगर यहां पे रख देंगे वैल्यू तो इट विल बी इन्फिनिटी। तो रिमेंबर, अगर बाय द वे ऐसा क्वेश्चन आ गया सेकेंड ऑर्डर क्रिटिकली डैम्प सिस्टम के लिए आपसे स्टेप रिस्पांस पूछा जा रहा है या अनडैम्प सिस्टम के लिए आपको स्टेप रिस्पांस पूछा जा रहा है, तो आपको किस तरह से इस फॉर्मूले में या किस मेथड के थ्रू जाना है। बट बाय डिफॉल्ट जहां भी मैं बात करूंगा सेकेंड ऑर्डर सिस्टम रिस्पांस, यानी कि सेकेंड ऑर्डर सिस्टम विद रिस्पेक्ट टू यूनिट स्टेप इनपुट, वो हम यही इक्वेशन यूज करने वाले हैं जिसपे कि हमें आगे की एनालिसिस भी करनी है, राइट। तो इस लेक्चर में यहीं पे स्टॉप करते हैं। अब इस लेक्चर को पढ़ने के बाद आप लोग सेकेंड ऑर्डर सिस्टम का टाइम रिस्पांस एनालिसिस क्या है वो ड्राइव कर सकते हैं। बेसिकली कौन सा केस, अंडर डैम्प रिस्पांस, या अगर आपको कुछ भी आ जाए अनडैम्प्ड या मतलब ओवर डैम्प का केस नहीं आता है, अनडैम्प्ड या क्रिटिकली डैम्प, उस टाइप का अगर केस बन रहा है तो आप कर सकते हैं। अब इसी इक्वेशंस को, अब जो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टार्ट करेंगे उसमें इसी इक्वेशन से आगे बढ़ेंगे कि इस इक्वेशन का ग्राफ कैसे आता है, बेसिकली ग्राफ क्या है, और वहां से इसमें कुछ स्पेसिफिकेशन हमें मिलती है बहुत इंपॉर्टेंट, जिन्हें हम बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर सिस्टम स्पेसिफिकेशन या सिंपली टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशंस। बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस लेक्चर को एक बार फिर से देखिएगा, अपने डेरिवेशन को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम आया है, 100% प्रोबेबिलिटी है। तो अच्छे से फिर से एक बार इस डेरिवेशन को जरूर कीजिएगा। ओके, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।